गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग होम मैनेजमेंट का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको दो टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर दो टॉपिक आपको दिख भी रहा होगा। एक टॉपिक को हम लोग कहते हैं जो प्रकाश व्यवस्था मीन्स लाइट का क्वेश्चन होगा, और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे पुष्प व्यवस्था मीन्स लाइट अरेंजमेंट और फ्लावर अरेंजमेंट। इन दो टॉपिकों का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कितने हैं आपको हमने पहले बता दिया है कि अब क्वेश्चन 40 न होकर के टोटल होम मैनेजमेंट के प्रोसेस में कंबाइंड आपके जो है पैटर्न चलेंगे, मीन्स कंबाइंड आपका टॉपिक होगा। इस टॉपिक में आपको क्या होगा 50 क्वेश्चन होगा लगभग। कितने क्वेश्चन हैं तो हम लोग को ये मालूम है कि क्वेश्चन हमारे 50 होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस 50 क्वेश्चनों में हमारे कुछ क्वेश्चन जो है लाइट अरेंजमेंट का होगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग कहेंगे कि फ्लावर अरेंजमेंट का होगा जो है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि गृह सज्जा में आवश्यक प्रकाश है, मीन्स हम लोग कहेंगे होम डेकोरेशन, घरों को सजाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या है जो तत्व हम लोग कहेंगे लाइट है। इस लाइट के तत्व के द्वारा ही घर को हम लोग अच्छे से सजा सकते हैं। बगल लाइट का कोई भी अरेंजमेंट हम कर दे वो हमारा हम कहेंगे व्यवस्थापन अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए लाइट हमारा एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा व्यवस्थापन के एक मूल तत्व माना जाएगा। मीन्स हम कहेंगे कि बगैर लाइट का कोई भी होम डेकोरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए गृह सज्जा में आवश्यक प्रकाश है, तो कौन सा आवश्यक प्रकाश है? तो हम लोग को मालूम है कि जो प्रकाश की बातें आती है, प्रकाश का जो हमारा सिस्टम होता है, ये प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, जो स्रोत, ये प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। हम लोग कहेंगे प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक, और दूसरा हम लोग कहते हैं कृत्रिम। तो इस तरीके से देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम दो स्रोत होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि होम डेकोरेशन में ये हमें क्या होगा, दोनों स्रोत चाहिए, मीन्स प्राकृतिक भी चाहिए और कृत्रिम भी चाहिए। तो इस तरीके से नेचुरल हम लोग कहेंगे कि ये नेचुरल हमारा है, नेचुरल ये नेचुरल की प्रोसेस है, और ये आर्टिफिशियल। तो देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लाइट का हमारा प्रोसेस क्या है जो है जरूरी होता है। और दोनों के तहत हम लोग कहेंगे दोनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे हम कहते हैं नेचुरल लाइट का मेजर प्रोसेस होता है एनर्जी का, मीन्स जिस घर में नेचुरल लाइट प्रवेश करती है वो घर हमारा एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। और जबकि हम कहते हैं जो कृत्रिम लाइट होती है ये हम लोग कहते हैं कि मेजर होता है हमारा डेकोरेशन के प्रोसेस में जो है, मीन्स लग्जेरियस लाइट की बातें हम इसे कह सकते हैं कि कृत्रिम लाइट हमारी क्या हो सकती है, लग्जेरियस लाइट हो सकती है, और जबकि प्राकृतिक लाइट हमारी क्या हो सकती है, एनर्जेटिक लाइट्स हो सकती है, मीन्स ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया कि आपको क्या मिला, सी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम प्रकाश की खोज की थी जो है। हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल लाइट की खोज किसने की थी? आपको मालूम ही है कि आर्टिफिशियल लाइट की खोज किसने की थी। तो हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल लाइट की खोज यहाँ पर देखिए एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी जो है। तो इसे हमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां बात डिस्कवरी की होती है तो वो सत्य होता है, जिसने भी किया वही सी को लिया जाता है, और उसमें आगे पीछे हम लोग जो है। तो देखिए एडिसन एंडरसन दो है, तो आप काउंट करेंगे एडिसन को ना कि एंडरसन को। तो आपको एग्जाम में भी रहेगा एडिसन एंडरसन दो रहेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, एडिसन की क्राइटेरिया को कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि लाइट से कितने स्रोत होते हैं। तो हमने बताया प्रकाश के, अभी हमने दिखाया था कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन सा? तो हम कहते हैं कि नेचुरल लाइट होती है, एक हमारी आर्टिफिशियल लाइट होती है। मीन्स प्रकाश के दो स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत है, एक कृत्रिम स्रोत। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए,
सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों का वर्ग है। मीन्स हम लोग को मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में आने वाली तमाम किरणों में से एक किरण हमारी ऐसी है जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें हमारी क्या होती है, हम कहते हैं फायदेमंद होती हैं या हानिकारक होती हैं। तो पराबैंगनी किरणें हम लोग को मालूम है कि ऑलवेज हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। इस अल्ट्रा वायलेट किरण मीन्स पराबैंगनी किरण के द्वारा ही ओजोन जो लेयर है हमारा क्षोभ मंडल में वो क्या होती है, इंजर्ड होती है, मीन्स घायल होती है, मीन्स हम कहते हैं ब्रेक होता है, उसमें होल होता है। तो यहाँ पर हम कहें कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित, देखिए उपस्थित पराबैंगनी किरणों का वर्ग है। तो हम कहेंगे कि पराबैंगनी किरणों का जो वर्ग है क्या होगा, जीवाणु मृत्यु, विषाणु मृत्यु, रोगाणु आबलिक कीटाणु मृत्यु, डी हम कहेंगे सभी। मीन्स ये सभी का क्या करती है, लॉस करती है, मीन्स इनको डेथ करती है, इनको मृत्यु प्रदान करती है, इनको मारने का कार्य करती है। मीन्स हम कहेंगे कि इस अल्ट्रावायलेट रे द्वारा मनुष्यों को क्या नुकसान होता है, हम कहेंगे मनुष्य में हम लोग कहते हैं स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। देखिए स्किन कैंसर होता है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी क्राइटेरिया किसकी है, जो है पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है मनुष्य को स्किन कैंसर होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये जो व्यक्ति हमारे हार्ड वर्कर हैं, मीन्स धूप में कार्य करने वाले होते हैं, या हम कहेंगे कि एक तरीके से ट्रॉपिकल जो प्लेस है जो है, मीन्स हम कहें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पर ज्यादातर इनका प्रभाव पड़ता है जो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि पराबैंगनी किरणों का वर्ग क्या है, हानिकारक है, मीन्स सभी को मारने का कार्य करता है। अगला देखिए संवातन में सहायक होते हैं। संवातन समझते होते हैं, एग्जॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट फैन। हर घरों में लगाए जाते हैं एग्जॉस्ट फैन जो है, जो क्या करते हैं, रूम के गर्म हवाओं को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि संवातन का प्रोसेस हमारा क्या हुआ, हवाओं का आना और जाना, हवाओं के आने एवं जाने के मार्ग को प्रशस्त करना। अब यहाँ पर देखिए हवाओं के आने और जाने के मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमारा प्रोसेस, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, उसे हम लोग संवातन करते हैं। तो यहाँ पर हर रूम का एक संवातन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो संवातन के तौर पर हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, मीन्स हम कहेंगे खिड़की भी संवातन का वर्क करेगा, दरवाजा भी कार्य करेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर रोशनदान भी है। तो यहाँ पर देखिए खिड़की, दरवाजे और रोशनदान ये सभी हमारे क्या होते हैं, संवातन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, ये हम कहेंगे कि इन तीनों का प्रोसेस आपको मालूम ही होगा कि खिड़की क्या होती है, दरवाजे क्या है और रोशनदान क्या है, जिससे रोशनी आने की प्रक्रिया होती है, रोशनदान का होता है। खिड़की का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि हवा। अब देखिए रोशनदान के तहत हम लोग कहते हैं गर्म हवाएं। रोशनदान का संबंध कहाँ होगा, गर्म हवा से। गर्म मीन्स जो गर्म हवा होती है रोशनदान के माध्यम से आती है और जाती है। अब खिड़की के प्रोसेस में ज्यादातर हम लोग कहेंगे क्या होता है कि ज्यादातर बाहर की हवाएं इसमें क्या करती हैं, आती हैं। तो इस तरीके से दरवाजे प्रोसेस भी, तो ये सभी हमारे क्या है, संवातन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश व्यवस्था में पर्दे होने चाहिए। मीन्स हम कहेंगे कर्टेन हमारा कैसा होना चाहिए, पर्दा। देखिए पर्दे हम लोग कहेंगे, पर्दे को इंग्लिश में हम लोग कर्टेन बोलते हैं, कर्टेन। ये हमारा जो कर्टेन है, पर्दा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हम लोग कहेंगे लाइट अरेंजमेंट में पर्दा हमारा हल्का होना चाहिए। देखिए हल्के रंग का होना चाहिए। हम कहें लाइट कलर होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए। देखिए हमारा थिन क्लॉथ होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, थिन क्लॉथ होना चाहिए, थिन क्लॉथ होना चाहिए।
इसके बाद हम कहेंगे देखिए ये हमारा जालीदार कपड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जालीदार। लाइक दैट हम कहेंगे सभी प्रकाश व्यवस्थापन जो हमारे कर्टेन है, कर्टेन हमारे हल्के होने चाहिए, जालीदार होना चाहिए जो है। फिर हम कहेंगे पतले कपड़े के होने चाहिए। कलर भी इनका गाढ़ा नहीं होना, डार्क नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे लाइट कलर का होना चाहिए जो है। तो इस तरीके से पर्दे का प्रोसेस आपको मालूम हो गया प्रकाश व्यवस्थापन में। आइए अगला क्वेश्चन है, कमरे में अच्छा प्रकाश। हम लोग कहेंगे कमरे में बेहतरीन लाइट की बात है। कमरे में अच्छा प्रकाश मतलब कमरे में एक बेहतरीन लाइट हमको देनी है और प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्राकृतिक दृश्य और हम कहेंगे अच्छा प्रकाश मीन्स रूम में एक बेहतरीन लाइट हो और रूम से ही आप क्या करें, रूम के बाहर नेचर प्रकृति के आप क्या करें जो है जो भी वस्तुएं हैं उनको आप अच्छे से देख सकें। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए? हम लोग कहेंगे वेनेशियन ब्लाइंड। क्या किसका प्रयोग करना चाहिए? वेनेशियन ब्लाइंड। ये भी हमारा एक क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि क्लॉथ का प्रोसेस है, मीन्स वेनेशियन ब्लाइंड का ही हम लोग का कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो प्रकाश को उभारने का कार्य करता है और ट्रांसपेरेंट होता है। मीन्स हम कहें कि बाहर की वस्तुएं हमें क्या करती हैं, अच्छे से दिखाई देती हैं। तो सबसे बेहतरीन आधुनिक समय में सबसे अच्छा हमारा कर्टेन वेनेशियन ब्लाइंड का चल रहा है। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए घर का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन करता है? हम लोग कहेंगे कि घर के हमारे हम कहेंगे 3 पोर्शन लिए जाते हैं। एक हमारा क्या होता है, छत होता है, एक फ्लोर होता है, एक हमारी वॉल होती है, दीवार होती है। तो 3 प्रोसेस हमारे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है छत दिखा, दीवार दिखी, फर्श दिखा, डी सभी। घर का कौन सा भाग घर का सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन करता है? तो सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन छत करेगी कि दीवार करेगी कि फर्श करेगा? तो हमें मालूम है कि छत करेगा। कौन करेगा? सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या करता है? छत करता है, क्योंकि छत से आने वाली लाइट चारों ओर क्या करती है, फैल जाती है अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग प्रकाश का सबसे कम परावर्तन करता है? मीन्स कमरे में हमें कम लाइट चाहिए। जैसे हम लोग कहेंगे शयन कक्ष है, शयन कक्ष में हमको कम लाइट चाहिए। लेकिन हम कहेंगे किचन है तो किचन में ज्यादा लाइट चाहिए। शयन कक्ष में कम लाइट चाहिए, किचन में ज्यादा लाइट चाहिए। हम कहेंगे बाथरूम में हमारा मध्यम लाइट चाहिए। हम कहेंगे बरामदा हो या बैठक रूम हो उसमें हमको अच्छी लाइट चाहिए। तो ये लाइट के तहत हम लोग कहेंगे कि इनका जो हम कलरिंग करेंगे, रंगाई करेंगे अपने कमरों का। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि सबसे कम परावर्तन करता है किसका? प्रकाश का सबसे कम परावर्तन कौन करेगा? गाढ़ा नीला, गाढ़ा हरा, लाल भूरा। तो हम कहेंगे गाढ़ा हरा। गाढ़ा मीन्स हम कहेंगे कि डार्क ग्रीन। क्या बोलेंगे हम लोग? डार्क ग्रीन कलर हमारा क्या करेगा? कलर प्रकाश का परावर्तन सबसे कम करेगा इन चारों में। गाढ़ा नीला भी करता है, गाढ़ा नीला भी प्रकाश का परावर्तन कम करेगा। लेकिन हम कहेंगे कि ये अगर बात की जाए ऑर्डर में तो ये हम कहेंगे ऑर्डर पर नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा। इसके बाद हम लोग का आएगा जो है यहाँ पर लाल भूरा की बातें आएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे सबसे कम प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा? डार्क ग्रीन कलर हमारा प्रकाश का परावर्तन सबसे कम करेगा। मीन्स हम कहेंगे कि मरीज के प्रोसेस में हमें क्या करना होता है? हम लोग कहते हैं ग्रीन का पर्दा लगाते हैं, हरे रंग का पर्दा लगाते हैं। लाइक स्वास्थ्य परक भी होता है और हम कहते हैं कि क्या कम प्रकाश का परावर्तन करता है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रंग प्रकाश का सबसे अधिक परावर्तन करता है? कम तो आपने देख लिया कि ग्रीन, ये डार्क ग्रीन हमारा प्रकाश का परावर्तन सबसे कम करता है। लेकिन अगर बातें हम लोग करें कि सबसे अधिक कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन
सबसे अधिक परावर्तन कौन करता है, तो हम लोग कहेंगे व्हाइट होता है। कौन सा होता है, सफेद रंग प्रकाश का सबसे अधिक परावर्तन करता है, जबकि हम कहेंगे डार्क ग्रीन सबसे कम परावर्तन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, घर में शीशे लगाने से कितनी प्रतिशत रोशनी में वृद्धि हो जाती है। मीन्स हम कहेंगे कि अगर हमारे घरों में शीशे का प्रोसेस बढ़ा दिया गया, वो चाहे छत हो, चाहे हम कहें फर्श हो, चाहे दीवार हो, अगर शीशों का प्रोसेस बढ़ा दिया गया तो हम कहेंगे शीशे हमारे क्या होते हैं, जो है 100% प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जो भी शीशा होगा, क्योंकि शीशा हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स पारदर्शी होता है, लेकिन हम कहेंगे कि ये हार्ड होता है, सबसे हार्ड होता है। हार्ड की प्रक्रिया में हम कहेंगे इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी घने होते हैं, इनसे हवाएं भी पास नहीं हो सकती, बस ये ट्रांसपेरेंट होते हैं कि वस्तुएं इस पार से उस पार दिखाई देती हैं। अगर इसको हम लगाएंगे तो प्रकाश का हम कहेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रकाश का हमारा वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत रोशनी में वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे रोशनी में वृद्धि हमारा 7% होती है। तो शीशा याद रखना, शीशा से 7%। कितना हम लोग कहेंगे, अगर शीशा लगा दिया गया घरों में तो हम लोग कहेंगे प्रकाश में वृद्धि हो जाएगा घर के, और भी कितने, शीशा मीन्स 7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए प्रकाश को कम करने वाले कारक हैं, मीन्स प्रकाश को कम कौन कौन से लोग हैं करेंगे। मीन्स कमरे में हमारे प्रकाश को कम करना है, ज्यादा करना है, तो क्या हम करेंगे कमरे में हमारा प्रकाश कम हो जाए। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा मोटे कपड़े हम लोग क्या कहेंगे, हमारा अगर मोटा कपड़ा होगा, थिक क्लॉथ होगा, तो उससे हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का जो है परावर्तन या हम कहेंगे स्थानांतरण कम होगा। इसके बाद गहरा हरा आपको मिला था, डार्क ग्रीन मिला था, यहाँ पर देखिए ये मिला है आपको डार्क ग्रीन और ये आपको पहले मिल चुका है। इसके बाद हम कहेंगे गहरा, देखिए नीला भी है, गहरा बैगनी भी है, हम कहेंगे डी भी है, लाइक दैट हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से हमें मिला कि प्रकाश को कम करने वाले जो फैक्टर हैं वो मोटे थिक क्लॉथ भी है, और हम कहेंगे डार्क ग्रीन भी है, इसके बाद डार्क ब्लू भी है, बैगनी भी है, डी सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। देखिए अब इस तरीके से देखिए, अब हम लोग पहुंच गए अपने क्वेश्चन बल्ब पर। तो यहाँ पर बल्ब का प्रोसेस हम लोग को मालूम है कि बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो हमारे आर्टिफिशियल लाइट को जो है क्या करती है, प्रदान करती है। मीन्स आर्टिफिशियल लाइट की प्रक्रिया जो हमारी बनाई जाती है उसे हम कहेंगे बल्ब से बनाई जाती है और ट्यूबलाइट से बनाई जाती है। मीन्स आर्टिफिशियल लाइट को हमें देना है तो उसके लिए जो माध्यम होगा वो माध्यम दो हैं। आर्टिफिशियल लाइट के दो माध्यम हैं, एक तो हम कहेंगे कि शो करने का पहला माध्यम हमारा बल्ब का रहा है और दूसरा हम कहेंगे ट्यूबलाइट का रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बल्ब से है जो है, देखिए बल्ब से उत्पन्न प्रकाश कहलाता है। बल्ब से जो प्रकाश उत्पन्न होगा उस प्रकाश का क्या नाम होगा, तो हम लोग कहेंगे बल्ब से जो प्रकाश आता है, बल्ब से, इस बल्ब से उत्पन्न प्रकाश कहलाता है। हम कहें क्या कहलाएगा, हम कहेंगे ताप दीप्ति। क्या बोलेंगे हम लोग, ताप दीप्ति। तो देखिए ताप दीप्ति का मतलब क्या होता है, ताप दीप्ति। ताप दीप्ति का मतलब होता है कि ताप प्लस हम कहेंगे प्रकाश, ताप और प्रकाश। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर ऊष्मा प्लस प्रकाश। ऐसा माध्यम हम कहेंगे, एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलती है उसे हम लोग बल्ब कहते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि बल्ब किसे कहते हैं। हम कहेंगे कि कृत्रिम प्रकाश का एक ऐसा माध्यम जिससे ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलती है उसे हम लोग बल्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल्ब के प्रोसेस में हम लोग का मिला कि प्रकाश क्या बोला जाएगा, ताप दीप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है। मीन्स हम कहेंगे
कि लाइट को फ्लो कराने वाला, स्पैन कराने वाला, जो हम कहेंगे कि करंट को स्पैन कराता हो, फैलाता हो जो है, तो फैलाने के लिए एक धातु का उसमें प्रयोग किया जाता है। उस धातु को हम लोग कहते हैं जो है, क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोला जाता है। इसे W से शो किया जाता है, इसे हम लोग टंगस्टन कहते हैं। ये आपको दिखेगा कि बल्ब के आप देखेंगे तो दो एनोड और कैथोड, कैथोड और एनोड का दो प्रोसेस की बातें होती है। देखिए बल्ब के प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पर एनोड और यहाँ की प्रक्रिया में हमारा ये एनोड होता है, एनोड, और ये हमारा कैथोड होता है, कैथोड होता है, एनोड और कैथोड। अब एनोड देखिए पॉजिटिव सिस्टम होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव सिस्टम होता है। इनके बीच में हमें जो है टंगस्टन लगा होता है, ये देखिए, इसे हम लोग कहेंगे ये टंगस्टन है हमारा, टंगस्टन, टंगस्टन, ये है टंगस्टन जो है। मीन्स हम कहेंगे कि यही हमारा क्या करता है, टंगस्टन प्रकाश को फ्लो करता है, करंट को, मीन्स धारा को, धारा को फैलाता है, फैलाता है, धारा को फैलाता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर कि हमारा जो बल्ब होता है, बल्ब का जो हमारा प्रकाश को स्पैन कराने वाला, फैलाने वाला जो धातु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब से प्रकाश निकलता है, बल्ब से जो प्रकाश आता है उसका कलर कैसा होता है। हम कहें सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका कलर कैसा है। फिर हम कहेंगे जो बल्ब है इससे जो प्रकाश निकलता है इसका कलर कैसा है। ट्यूबलाइट है उससे जो प्रकाश निकलता है उसका रंग कैसा है। हम कहेंगे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला होता है, बल्ब से निकलने वाले प्रकाश का रंग भी पीला होता है, जबकि ट्यूबलाइट से निकलने वाले प्रकाश का रंग सफेद होता है। तो इस तरीके से प्रकाश के जो कलर की बात आएगी तो नेचुरल प्रकाश हमारा कैसा होगा, येलो होगा, और जबकि आर्टिफिशियल प्रकाश हमारा येलो भी होगा और व्हाइट भी होगा, सफेद भी होगा। यहाँ पर देखिए बल्ब से प्रकाश निकलता है तो कौन सा प्रकाश निकलेगा, हम कहेंगे बल्ब से पीला प्रकाश निकलता है। कौन सा निकलता है, येलो कलर। हम कहेंगे येलो कलर, येलो कलर जो है हमारा क्या करता है, येलो कलर निकलता है हमारे किससे, बल्ब से। आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, बल्ब से उत्पन्न होता है। अब देखिए बल्ब से क्या उत्पन्न होता है, अभी हम लोग को मालूम हो चुका है कि बल्ब से क्या निकलेगा, हम कहेंगे रंग निकलेगा, बल्ब से येलो कलर निकलेगा, हम कहेंगे हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा, हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सभी। मीन्स बल्ब एक ऐसा माध्यम है जिससे पीले कलर का प्रकाश निकलता है, हम कहेंगे ऊष्मा निकलती है और हम कहेंगे प्रकाश भी निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। यहाँ पर हम लोग को मालूम होना चाहिए कि बल्ब में हमारी क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। ये गैस का वर्क क्या होता है, गैस हमारे फिलामेंट को हॉट, ज्यादा हॉट होकर के या नष्ट होने से बचाती है। तो हम कहेंगे कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो हम कहेंगे कि गैस हमारा देखिए ये हमारी नियॉन गैस होती है। इसका जो वर्क है, इसका जो कार्य है, हम कहेंगे कि फिलामेंट को, फिलामेंट को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, अतः बल्ब को अधिक गर्म होने से रोकती है, बल्ब को अधिक गर्म होने से रोकती है। हम कहेंगे बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, हम कहेंगे नियॉन गैस भरी होती है। तो इस तरह से देखिए नियॉन एक हमारा नोबल गैस है। नियॉन किस प्रकार की गैस है, अक्रिय गैस है, हम कहेंगे अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और हम इसे कहेंगे नोबल गैस है, नोबल भी बोलेंगे इसे, नोबल गैस भी बोलेंगे, नोबल गैस। और इसे हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आया जो है कि अक्रिय गैस हमारी कौन सी, नियॉन। यहाँ देखिए अक्रिय गैस तो सभी भी हैं, हम कहेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, कुल मिलाकर के 5-6 अक्रिय गैस होती है। लेकिन बल्ब में भरी जाने वाली जो हमारी गैस है, नोबल गैस या अक्रिय गैस, वो नहीं होती है हमारी नियॉन। आइए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
देखिए सोडियम लैंप में भरा होता है, में सोडियम लैंप हम लोग कहेंगे कि ये सब आधुनिक लैंप हैं। मीन्स हम कहेंगे बहुत सारे प्रकाश का जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से लैंप आपको मालूम होगा सोडियम लैंप है और मरकरी लैंप है। दो लैंप ऐसे आर्टिफिशियल बनाए गए हैं जिसमें हम अपने आवश्यकता के अनुरूप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रकाश का प्रक्रिया बना सकते हैं। मीन्स जितनी हमको प्रकाश चाहिए उतनी प्रकाश हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसके प्रयोग द्वारा, हम कहेंगे सोडियम और मरकरी के द्वारा। तो लाइट जैसे आपको मालूम है कि 1000 वाट का, 2000 वाट का, 5000 वाट का, 10,000 वाट का आप लैंप बल्ब बना सकते हैं। किसके माध्यम से, सोडियम और मरकरी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए सोडियम बल्ब में भरा होता है, हम कहें सोडियम बल्ब में सोडियम भरा होगा। सोडियम हमारा क्या है, हम लोग को मालूम है कि सोडियम मेटल होता है। क्या होता है, सोडियम मेटल होता है। सोडियम मेटल डालेंगे और आपको तो मालूम है कि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ कि सोडियम मेटल और नियॉन अक्रिय गैस ये दोनों हमारे सोडियम लैंप में होते हैं। आधुनिक समय में जितने गॉर्डन की प्रक्रियाएं हैं या फंक्शन की प्रक्रियाएं हैं या रोड की प्रक्रियाएं हैं, इस सभी जगहों पर हमें जो है सोडियम लैंप और मरकरी लैंप जो है पाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। मीन्स जितना भी आप हाईवे पर देख रहे हैं, जो लाइट हाईवे पर लगी हुई हैं, सभी हाईवे पर लगी हुई लाइट सोडियम और मरकरी बल्ब की हैं। मीन्स हम कहेंगे जितने गार्डन देख रहे होंगे या बगीचे देख रहे होंगे, या हम कहेंगे बड़े बड़े फंक्शन देख रहे हैं आप जो है, या हम कहेंगे कि क्रिकेट का जो ग्राउंड है जिसे आप जानते हैं कि रात को भी मैच खेला जा रहा है, तो वहां पर जो लाइट की प्रक्रिया बनाई गई है वो लाइट किसकी है, हम कहेंगे सोडियम और मरकरी लैंप की है। मीन्स सोडियम और मरकरी बल्ब वहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से उसमें क्या भरा है, हम कहेंगे सोडियम बल्ब में सोडियम और नियॉन गैस होती है। लाइट अगला क्वेश्चन आप देखिए, मरकरी बल्ब। देखिए मरकरी बल्ब में क्या भरा होता है, हम कहेंगे मरकरी बल्ब है तो एक तो नाम मरकरी धातु है और दूसरा गैस आपको मालूम है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वह गैस में भरी जाती है हमारी नियॉन, हो गया मरकरी। तो ऑप्शन देखिए दिया है आपको क्या, डी, बी और सी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो चुका होगा कि बल्ब में हमारी क्या है, नियॉन गैस भरी जाती है। और हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू नेम सोडियम लैंप है या सोडियम बल्ब है तो सोडियम मेटल, और मरकरी हमारा बल्ब है तो हम कहेंगे मरकरी मेटल। तो इस तरीके से आपको 19वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए वस्तुओं का स्वाभाविक रंग किसमें नहीं दिखाई देता है। मीन्स हम लोग कहेंगे भ्रामक होगा, वस्तुएं हमारी भ्रामक हो जाएंगी। मीन्स बेकार वस्तुएं जो है स्वाभाविक रंग किसमें नहीं दिखाई देता है वस्तुओं। तो सोडियम लैंप, मरकरी बल्ब, प्रतिदीप्त और डी बोल रहा है कोई नहीं। तो बताइए एक्चुअल कलर। मीन्स हम लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर शॉपिंग हॉल में हम लोग देखते हैं या दुकान में देखते हैं बहुत सारी लाइट लगी रहती है। तो वो लाइट हमें क्या करती है, वस्त्र को पहचानने में समस्या खड़ी कर देती है। मीन्स जब हम उसको उस दुकान से बाहर देखते हैं तो कुछ अलग नजर आता है, और जबकि जब हम उस शॉप में देखते हैं, दुकान में देखते हैं, तो वहां पर वो कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। मीन्स ये भ्रामक है जो है। मीन्स उसके रंग को, जो हमारा क्लॉथ है, क्लॉथ के रंग को क्या कर देता है जो है, एक अलग ही प्रारूप में पहुंचा देता है। तो हमारा सोडियम बल्ब होगा कि मरकरी बल्ब होगा कि प्रतिदीप्त होगा, या हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या बोलेंगे, वो बल्ब हमारा होता है सोडियम बल्ब। क्या हम लोग कहेंगे, सोडियम बल्ब। तो इस तरीके से याद रखना जो है कि जो सोडियम बल्ब है इसमें व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या हम कहेंगे क्लॉथ हो
अगर सोडियम बल्ब लगा है तो वहां पर उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मिस वस्तु के क्वालिटी को आप अच्छे से नहीं पहचान सकते, क्योंकि लो क्वालिटी को ऑलवेज हाई क्वालिटी में क्या करता है, दिखाता है। तो इस तरीके से आप सोडियम बल्ब को याद रखेंगे कि नेचुरल को ये क्या कर देता है, हटा देता है। अब देखिए सोडियम बल्ब से प्रकाश निकलता है। अब सोडियम बल्ब से कैसा प्रकाश निकलेगा, हम लोग को मालूम है कि बल्ब से तो पीला प्रकाश निकलता है। अब यह बातें आ गई सोडियम बल्ब की, तो सोडियम बल्ब से कैसा प्रकाश निकलता है, हम कहेंगे लाल निकलेगा, पीला निकलेगा, सफेद निकलेगा, हरा निकलेगा। तो जैसे आप जानते हैं कि बल्ब है, तो बल्ब से हम लोग कहेंगे कि सोडियम बल्ब से जो हमारा प्रकाश निकलेगा वो हमारा कैसा होगा, पीला होगा। कैसा होगा, पीला होगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम बल्ब हो या हम लोग कहेंगे कि हमारा मरकरी बल्ब हो, दोनों बल्बों से हमारा पीला ही प्रकाश है। ओनली फॉर चाहे बल्ब हो या सोडियम बल्ब हो या मरकरी बल्ब हो, जो लाइट का कलर होगा वो येलो ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। देखिए मरकरी बल्ब से प्रकाश निकलता है। यहाँ पर मरकरी बल्ब हम लोग को मिला, मरकरी बल्ब। अब यहाँ पर देखिए मरकरी बल्ब से प्रकाश निकलता है, यहाँ पर भी हम कहेंगे पीला निकलेगा, हरा, पीला, सफेद, हरापन, श्वेत। तो बातें हमारी आ गई बल्ब के तहत। हमने अभी बताया था कि चाहे वो हमारा बल्ब हो या सोडियम बल्ब हो या मरकरी बल्ब हो, कलर उसका कैसा होगा, प्रकाश का पीला ही होगा। लेकिन हाँ, जो हमारा मरकरी होता है, तो मरकरी जो मेटल है इस पीलेपन को क्या करती है, चेंज कर देती है। तो चेंज कर देती है मरकरी बल्ब, तो कैसा आता है, जो पीले को कन्वर्ट कर देती है हरापन, श्वेत, मीन्स हरे और सफेद के प्रोसेस में आ जाता है। मीन्स मरकरी बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश की प्रक्रिया मरकरी के माध्यम से हमारा पीला रंग जो है किसमें चेंज हो जाएगा, हरे और श्वेत में। हरापन, श्वेत, हरा और श्वेत, हरा और सफेद, हरा प्लस सफेद, ये है हमारा कहेंगे हरापन, श्वेत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन देखिए। खेल के मैदान, उद्यान, बगीचा, सड़क में प्रयोग किया जाता है, किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है, रोड लाइट। हम लोग को मालूम है रोड लाइट हमारी किस बल्ब की है, हम लोग कहेंगे रोड लाइट की प्रक्रिया हमारी देखिए सोडियम बल्ब की है, मरकरी बल्ब की है। हमने कहा दोनों की। हमने आपको बताया था अभी कि जो भी हमारा खेल का मैदान हो, उद्यान हो, बगीचा हो, सड़क हो, इसमें जो लाइट का हमारा प्रोसेस है वो सोडियम और मरकरी बल्ब का होता है। देखिए ट्यूबलाइट, चलो हम लोग अब आ गए हैं अपने जो है बल्ब का एक आर्टिफिशियल हमने जो है देख लिया, हमारा क्या लाइट का माध्यम बल्ब। दूसरा हम लोग अपना देखते हैं आर्टिफिशियल लाइट का जो माध्यम है वो माध्यम हमारा क्या है, ट्यूबलाइट है। यहाँ पर देखिए ट्यूबलाइट अब हम लोग को मिला, कह रहा ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति। तो देखिए प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्त की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त के प्रोसेस में ओनली फॉर केवल प्रकाश आता है, केवल प्रकाश, केवल प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न, केवल प्रकाश उत्पन्न होता है। अब देखिए केवल प्रकाश उत्पन्न होता है प्रतिदीप्त लाइट एट, हम कहेंगे कौन सी गैस भरी होती है, गैस। अब हमको मालूम है कि अब हमें देखना है ट्यूबलाइट, देखना, बल्ब नहीं देखना है। बल्ब में आपको मालूम था नियान गैस थी, यहाँ हम कहेंगे ट्यूबलाइट में हमारी कौन सी गैस होगी, हम कहेंगे ट्यूबलाइट में हमारी आर्गन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, तो यहाँ पर देखिए आर्गन गैस, तो गैसें हमारी बदल गई, बल्ब में नियान गैस और हम कहें ट्यूबलाइट में आर्गन गैस होती है। तो इस तरीके से मालूम हो गया कि कौन सी गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में, आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन भी हमारी एक अक्रिय गैस होती है। आइए देखिए ट्यूबलाइट किसके कारण ठंडी होती है, मीन्स हम कहेंगे ट्यूबलाइट गर्म होती ही नहीं है। अब गर्म नहीं होती है मीन्स उष्मा का वहां से उत्पादन नहीं होता है, तो इसलिए वो गर्म नहीं होती है। और उष्मा को उत्पादन क्यों नहीं होता है, ये हमें देखना है कि ट्यूबलाइट में उष्मा का उत्पादन क्यों नहीं होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर आर्गन गैस है जो है, ठीक,
यहाँ पर आर्गन गैस है। आर्गन गैस हमारी क्या करती है, जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स उस ऊष्मा के प्रवाह को आने ही नहीं देती है। तो इसलिए हम लोग कहें ट्यूबलाइट किसके कारण ठंडी होती है, तो आप याद रखेंगे आर्गन गैस के कारण ठंडी होती है। देखिए ट्यूबलाइट ऑब्लिक CFL का जीवन काल होता है, मीन्स कितने दिन ये चलेगा। एक आपने ट्यूबलाइट लिया है या CFL लिया है तो कितने दिन तक चलेगा, आप यूज करते रहें, पर डे यूज करें और वो नष्ट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि एक वर्ष को अगर हम लोग काउंट्स करेंगे तो आएगा, एक वर्ष के तहत हम लोग कहेंगे 750 घंटे। तो आप याद रखेंगे एक वर्ष हमारा बराबर है कितने, 750 घंटे के। यही हम कहेंगे कि यही 750 घंटे प्रक्रिया हम कहेंगे बल्ब का 4 गुना, यही हमारा क्या होगा, बल्ब का 4 गुना, हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मीन्स एक वर्ष आप समझ गए होंगे, मीन्स हम कहेंगे कि बल्ब का जीवन काल कितना रहा, 3 माह रहा, और जबकि ट्यूबलाइट का उसका 4 गुना, 3 चौका 12 मीन्स 1 साल। बल्ब का जीवन काल 3 माह और ट्यूबलाइट का जीवन काल हमारा 1 वर्ष, मीन्स हम कहेंगे 750 घंटे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां क्वेश्चन, पढ़ने लिखने, सिलाई कढ़ाई करने, बुनाई करने। देखिए बुनाई करने, कुकिंग में प्रकाश व्यवस्था, मीन्स भोजन बनाने में प्रकाश व्यवस्था होती है। अब प्रकाश का अरेंजमेंट भी होता है, तो देखिए यहाँ एंगुलर फिटिंग भी है। एंगुलर मीन्स कोण पर, हम कहेंगे डाउन लाइटर मीन्स नीचे, तो हम कहेंगे डाउन फाइटर का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, इस तरह डाउन का प्रोसेस होगा। एंगुलर का प्रोसेस ऐसे होगा, किसी दीवार से लगे हुए सिस्टम के तहत हम लोग कहेंगे एंगुलर फिटिंग। तो पढ़ने लिखने, देखिए पढ़ने लिखने, सिलाई करने, कढ़ाई करने, बुनाई करने और भोजन बनाने में प्रकाश व्यवस्था हमारा एंगुलर फिटिंग की होनी चाहिए, डाउन लाइटर की होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर दोनों होना चाहिए, क्या, एंगुलर फिटिंग भी और डाउन लाइटर। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा झुकाव का भी होना चाहिए और कोणीय भी होना चाहिए। एंगुलर मीन्स हम कहते हैं कोणीय, कोणीय, कोणीय व्यवस्था, कोणीय व्यवस्था, कोणीय व्यवस्था। यार डाउन का मतलब हम कहते हैं कि नीचे, नीचे की व्यवस्था, नीचे की व्यवस्था, नीचे की व्यवस्था। तो इस तरीके से आप देखिए एंगुलर और डाउन लाइटर। 28वां क्वेश्चन आइए जो है, देखिए चित्र, पेंटिंग, फूलदान या प्रतिमा पर प्रकाश व्यवस्था है। अगर कोई हमें मूर्ति बैठाई गई है, मूर्ति का प्रोसेस हो, या हम कहेंगे वॉल पेंटिंग हो, या हम कहेंगे कोई भी हमारा वस्तु हो जिसे हमें बेहतरीन रूप से जो है क्या है सजाना है या उसे देखना है, तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। कोई पेंटिंग हो गई या कोई फूलदान हो गया या हम कहेंगे कोई प्रतिमा हो गया। देखिए फूलदान हो या प्रतिमा हो या पेंटिंग हो या चित्र हो, इनके लिए प्रकाश का व्यवस्थापन, लाइट अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। शेड लाइटिंग होनी चाहिए, स्पॉट लाइटिंग होनी चाहिए, डाउन लाइटिंग होनी चाहिए, हम कहेंगे डी हमारा सभी होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्पॉट लाइटिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पॉट। देखो स्पॉट हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉट लाइटिंग, लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग। तो हम कहेंगे कि चित्र या पेंटिंग या फूलदान या हम कहेंगे कोई हमारी प्रतिमा हो, इस पर हम लोग जो लाइट का अरेंजमेंट करेंगे हमारा कैसा होना चाहिए, स्पॉट लाइटिंग का होना चाहिए। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको हम थ्योरी क्लास लेंगे, उस थ्योरी क्लास में आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है हमारा एंगुलर फिटिंग और क्या हमारा होता है ये शेड लाइटिंग, क्या होता है स्पॉट लाइटिंग, क्या होता है डाउन लाइटिंग। इस सभी का हम लोग क्या करेंगे क्योंकि जो लाइट अरेंजमेंट है, ये लाइट अरेंजमेंट हमारा कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे अपने थ्योरी की क्लास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए घरों से सामान्यतः किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की जाती है। घरों में जनरली हमारे जो घर हैं, होम हैं, घरों में सामान्यतः किस प्रकार की लाइट व्यवस्था की जाती है। कोई भी व्यक्ति है, बातें घर की है, बात शॉप की नहीं है, बात दुकान की नहीं है, बात हमारी किसकी है, घर की, बात किसी मॉल की नहीं है, बात किसी फंक्शन की नहीं है। हम कहेंगे कि अरेंजमेंट हमारे घर का है, तो घर में लाइट का हमारा जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। स्पॉट लाइटिंग का होना चाहिए, एंगुलर लाइटिंग का होना चाहिए, शेड लाइटिंग का होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, शेड लाइटिंग का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, घरों में जो हमारी लाइट अरेंजमेंट होती है वो शेड लाइटिंग की होती है। पढ़ने के लिए आपको मालूम ही हो चुका है जो है कि पढ़ने के लिए डाउन लाइटिंग चाहिए और एंगुलर लाइटिंग चाहिए, खाना के लिए भी चाहिए। यहाँ पर देखिए जनरल हम कहेंगे बैठक रूम है हमारा या शयन कक्ष है, वहां पर हम कहेंगे शेड लाइटिंग की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। आइए देखिए आधुनिक समय में सबसे लोकप्रिय प्रकाश व्यवस्था है ट्रैक लाइटिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रैक लाइटिंग। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक लाइटिंग हमारे आधुनिक समय में सबसे बेहतरीन हमारी प्रकाश व्यवस्था है ट्रैक लाइटिंग में से 4 कलर आते हैं, 4 कलर लाइट। ये ट्रैक लाइट इतना याद रखना कि ट्रैक लाइट हमारा 4 कलर लाइट होती है। मीन्स आधुनिक समय में अभी कुछ समय के लिए हमारा पीला प्रकाश रहेगा, कुछ समय के लिए लाल हो जाएगा, कुछ हरा हो जाएगा, कुछ नीला हो जाएगा। कुल मिलाकर के ट्रैक लाइटिंग एक ऐसी लाइटिंग है जिसमें 4 कलर हमारे प्रकाश के आते हैं। तो आधुनिक समय में सबसे ज्यादा यही हमारी चल रही है ट्रैक लाइटिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस लाइटिंग से 4 प्रकार के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया किससे आता है, हम लोग कहेंगे ट्रैक लाइट से। जो है किससे, ट्रैक लाइट से हमारे 4 प्रकार के प्रकाश हमारे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। हम कहेंगे कि प्रकाश की व्यवस्था हमारी डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट। जो प्रकाश का अरेंजमेंट है एक तो डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट। सन से आने वाला प्रकाश हमारा क्या है, डायरेक्ट है। जो है मीन्स प्रकृति से, जो प्रकृति ने हमें जो प्रकाश का प्रोसेस बनाया है वो डायरेक्ट है। बाकी जो आर्टिफिशियल लाइट के स्रोत हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं। मीन्स नेचर ने हमें डायरेक्ट लाइट की प्रक्रिया दी है और बाकी हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या अप्रत्यक्ष लाइट की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था मीन्स रिफ्लेक्टिव, परावर्तित। हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव लाइट मीन्स परावर्तित प्रकाश। ये टोटल हमारा प्रकाश क्या है, जो है जितने भी आर्टिफिशियल लाइट का सिस्टम होता है सब परावर्तित प्रकाश का प्रोसेस होता है। मीन्स अप्रत्यक्ष प्रकाश हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लाइट होती है, ना कि डिफ्यूज लाइट होती है, कंपोसाइट लाइट होती है। आइए 33वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए भोजन कक्ष और शयन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था की ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2 हमारे कक्ष दिए गए हैं। एक तो हमारा जो है ईटिंग कक्ष है और दूसरा हम कहें स्लीपिंग कक्ष है। मीन्स भोजन करने का कक्ष और शयन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था की यहाँ पर हम लोग कहेंगे ऊंचाई पूछ रखा है, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 30 और 6 फीट। हम कहेंगे 36 से 10 फीट, हम कहेंगे 30 से 6 फीट और हम कहेंगे 36 या 10 इंच। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ इंच की बातें आती है, हमारा आएगा 36 इंच। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ जानने समझने की बातें नहीं है, आपको इसे रखना पड़ेगा। देखिए पढ़ने, सोने और भोजन कक्ष में कितने वाट का बल्ब होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ रखे गए हैं। यहाँ पर हमने आपको 3 क्वेश्चनों को एक साथ समाहित किया है। पढ़ने के लिए कितने वाट का बल्ब चाहिए, पढ़ने के लिए कितने वाट का बल्ब चाहिए, सोने के लिए कितने वाट का बल्ब चाहिए, हम कहेंगे भोजन के लिए कितने वाट का बल्ब चाहिए।
अब देखिए भोजन कक्ष के लिए भी हमें बोल दिया कितने वाट का बल्ब चाहिए। तो यहाँ पर पहला दे रहा है 100, दूसरा 100, 120, हम कहेंगे 120, 150, 200। तो लाइक दैट आपको याद होगा, आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सभी के लिए बराबर की हमें लाइट चाहिए। पढ़ना हो, सोना और भोजन कक्ष हो, इन तीनों के लिए हमें कितने प्रकाश चाहिए? 100 वाट का वाट। ये देखिए 100 वाट का बल्ब हमें पढ़ने के लिए भी चाहिए, सोने वाले कमरे में भी 100 वाट का चाहिए, और भोजन कक्ष में भी हमें कितने का चाहिए? 100 वाट का बल्ब होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 35। देखिए बैठक कक्ष हो, रसोई घर हो और स्नान घर में कितने वाट का बल्ब होना चाहिए? अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे बैठक कक्ष है मीन्स हमारा ड्राइंग रूम है। बैठक कक्ष मीन्स ड्राइंग रूम है हमारा, ये किचन है, और ये हमारा बाथ हाउस मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर स्नान घर। तो इस तरीके से 3 का पॉइंट से तीनों के तहत देखिए 3 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि बैठक कक्ष में कितनी लाइट होनी चाहिए, कितने वाट की। ये सभी वाट का बातें हैं, कितने वाट का, ये वाट हम कहेंगे। तो देखिए क्या बैठक में 100 का चाहिए या 120 का चाहिए? 120 का। हमें मालूम है कि बैठक कक्ष में 120 वाट का बल्ब चाहिए। कितना चाहिए? बैठक कक्ष में 120 वाट का बल्ब चाहिए, और रसोई के लिए 200 वाट का चाहिए, और बाथ हाउस हमारा जो होगा उसमें 100 वाट का बल्ब चाहिए जो है। तो इसलिए हमें ये ऑप्शन क्या सही हुआ? बी सही हुआ। आइए 36 देखिए शौचालय, सीढ़ी एवं प्रवेश द्वार। यहां पर भी आपके 3 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को लेकर के 3 क्वेश्चनों में 9 क्वेश्चन आपके समाहित हैं। यहाँ पर शौचालय है, सीढ़ी है और प्रवेश द्वार है। ये आपके 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में समाहित हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 2 टॉपिक को हमने क्या कर रखा है, अपने एक प्रैक्टिस सेट में समाहित किया है। तो इसके तहत आपको 3 क्वेश्चनों से 9 क्वेश्चन की प्रक्रिया यहाँ बनती है। शौचालय हो, सीढ़ी हो या प्रवेश द्वार पर कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? तो हम लोग को अच्छे से मालूम है, हम लोग ये जानते हैं कि शौचालय में 60 वाल्व चाहिए, सीढ़ी के लिए भी 60 वाट चाहिए, लेकिन प्रवेश द्वार के लिए 100 वाट चाहिए। देखिए इतने वाट की प्रक्रिया आप ऐसे समझ सकते हैं। शौचालय में 60, सीढ़ी में 60 और प्रवेश द्वार पर 100 वाट का हमें बल्ब लगाना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग का क्या हुआ, लाइट अरेंजमेंट का सभी क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं कितने? 50 क्वेश्चन में हम कहेंगे कि देखिए ये 37 क्वेश्चन है। कुल मिला के 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्लावर अरेंजमेंट से। इस 14 क्वेश्चन से भी आपको हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन पहुंच जाएंगे 15 से 20 मीन्स 20-25 क्वेश्चन आपको हमें मिलेंगे, फ्लावर अरेंजमेंट से भी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पुष्प व्यवस्था से जो है हम लोग कहेंगे पुष्प व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। फ्लावर अरेंजमेंट का जन्मदाता किसे माना गया है? पुष्प व्यवस्था का जन्मदाता हम कहेंगे कि देखिए पुष्प व्यवस्था का जन्मदाता पुष्प व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना गया? भारत, जापान या चीन? हम कहेंगे चीन को माना गया। किसको माना गया? चीन। ये अलग बात है कि हमारी जापान की पुष्प सज्जा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन जो ओरिजिन है जो है फ्लावर अरेंजमेंट की, वो कहाँ से हुई है? हम कहेंगे वो चाइना से हुई है। तो आप हमेशा याद रखना, पुष्प व्यवस्था की उत्पत्ति को आप ऑलवेज चाइना जानेंगे, न कि जापान जानेंगे जो है। तो ठीक है, इस तरीके से आप देखिए आपका ऑप्शन क्या सही हुआ? सी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 क्वेश्चन। देखिए पुष्प सज्जा में फूलदान की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर पुष्प व्यवस्था में हम लोग कहेंगे फूलदान का प्रयोग किया जाता है। इस फूलदान में ही फूलों को सजा करके पुष्प व्यवस्था की प्रक्रिया तैयार की जाती है। तो हम कहेंगे फूलदान की लंबाई और इसी फूलदान की चौड़ाई
तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों यहाँ पर दिया गया है, लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। हम कहें फूलदान की लंबाई हमारी कितनी होगी, 6 इंच होगी और चौड़ाई हम कहेंगे 4 इंच होगी। ऑप्शन आपका सही होता है ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 का। 39 देखिए पुष्प सज्जा का आकार होता है, मीन्स फ्लावर अरेंजमेंट की जो साइज होती है, आकार हम लोग कहेंगे साइज, इसकी साइज कैसी होती है, साइज हम कहेंगे ट्राइंगल होती है, त्रिभुज के समान होती है, ना कि चतुर्भुज, खष्टकोणीय, अष्टकोणीय और कोणीय न हो करके कैसी होती है। पुष्प सज्जा का जो आकार होता है हम लोग को मालूम है कि देखिए पुष्प सज्जा की प्रक्रिया हमारे इस तरह के, ये हमारा कैसा है, त्रिभुज है, मीन्स त्रिभुज के समान हमारा त्रिभुज। अभी आपको हम दिखाएंगे त्रिभुज, जैसे आप जानते हैं जापान की केवाना का प्रोसेस में आप देखेंगे शिंशो हाइक्यू को आप देखेंगे किस तरीके से ऐसे अब त्रिभुज के फॉर्म में और आपको नजर आती है। तो इस तरीके से देखिए पुष्प सज्जा का आकार कैसा होता है, त्रिभुज के समान होता है। 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुलाब की पुष्प सज्जा के लिए सर्वोत्तम फूलदान, सर्वोत्तम फूलदान किसके लिए, गुलाब की। अगर हमें गुलाब का फूल मिला है, गुलाब की पुष्प सज्जा करने के लिए सर्वोत्तम फूलदान, फूलदान किसका होना चाहिए, मिट्टी का, शीशा का, तांबा का, लोहा का, कांच का, तो हम लोग कहेंगे किसका होना चाहिए, ग्लास का, ग्लास का, ग्लास। देखिए ये है हमारा कांच, मीन्स सर्वोत्तम, गुलाब के लिए सर्वोत्तम फूलदान हमारा किसका होना चाहिए, ग्लास का होता है। आइए पुष्प सज्जा में कला के तत्व प्रयोग किए जाते हैं, कला के तत्व, कौन सा तत्व पुष्प सज्जा में प्रयोग किया जाता है। हम लोग को मालूम है कला के कितने तत्व होते हैं, कला के कुल 7 तत्व होते हैं। यहाँ पर देखिए तत्व, तत्व पुष्प सज्जा में कला के तत्व प्रयोग किए जाते हैं, कला के कुल 7 तत्व और कला के 5 सिद्धांत होते हैं। तो इस 7 हम कहते हैं तत्वों में से यहाँ पर आपको 3 तत्व दिए गए हैं, रेखा, बनावट, रंग। तो यहाँ पर हम कहेंगे लाइन है आपका और ये टेक्सचर है, टेक्सचर। देखिए लाइन, टेक्सचर, बनावट को वयन भी बोलते हैं, वयन भी बोला जाता है। आप लिख हम लोग पोत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोत भी बोला जाता है। बनावट या टेक्सचर, आप टेक्सचर भी कह सकते हैं, वयन कह सकते हैं, आप पोत भी कह सकते हैं, ये हमारा। और तीसरा हम कहेंगे कलर भी है, कलर, कलर। तो इस तरीके से आपको मिला कि फ्लावर अरेंजमेंट में यहाँ ये 3 तत्व दिए गए हैं। तो पुष्प सज्जा में कला के तत्व प्रयोग किया, कौन सा, हम कहेंगे बाबा ये 3 तत्व प्रयोग किए जाते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट में कुल 3 तत्वों का पुष्प सज्जा में कला के 3 तत्व प्रयोग किए जाते हैं, 3 तत्व प्रयोग किए जाते हैं। और तीनों तत्व आपको दिया है जो है लाइन, टेक्सचर और कलर। आइए 42वां क्वेश्चन में देखते हैं, पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है। हम कहेंगे पुष्प सज्जा हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। उन चारों का नाम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं कि वो चारों का नाम है क्या, आप ऐसे पकड़ लेंगे। आइए तो यहाँ पर हम कहेंगे पुष्प सज्जा हमारी कितने प्रकार की होती है, तो हमारी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अर्धचंद्राकार त्रिकोण पुष्प सज्जा है। हम कहेंगे रेखी होगी, समूह शैली की होगी, लघु पुष्प सज्जा होगी, मिली जुली। यही हम कहेंगे कि फ्लावर अरेंजमेंट के जो 4 हमारे प्रकार हैं, यही हमारे हैं। ये 4 का हमारी प्रक्रिया 1 2 3 और ये 4, ये 4 ही हमारे क्या होते हैं, पुष्प सज्जा के हमारे क्या है, प्रकार हैं। इस चारों प्रकारों में हम कहेंगे अर्धचंद्राकार, आधे चांद के समान त्रिकोण पुष्प सज्जा हमारी किसकी होगी, रेखी की होती है। तो इस तरीके से 4 आपके नाम भी मालूम हो गया, फ्लावर अरेंजमेंट के 4 प्रकार। और उसमें अर्धचंद्राकार की प्रक्रिया में आपने देख लिया लीनियर भी है, रेखीय भी है। देखिए गुलदस्ता एवं परंपरागत पुष्प सज्जा है, मीन्स हम कहेंगे कि गुलदस्ता एवं परंपरागत पुष्प सज्जा।
अब परंपरागत पुष्प सज्जा की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारी परंपराओं के अनुरूप जो चली आ रही है, या गुलदस्ता हमारा क्या होता है, हम कहेंगे समूह में होता है। अब परंपराओं के अनुरूप कई फूलों को हम लोग समूहों में लेकर के क्या करते हैं, एक दूसरे को भेंट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, गुलदस्ता समूह शैली की एक हमारी पुष्प व्यवस्था है। देखिए अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा है। अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा हमारी कैसी होगी, क्या लिनियर होगी, या ग्रुप में होगी, या शॉर्ट में होगी, या मिक्स्ड होगी, तो हम कहेंगे अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा हमारी ऑलवेज मिक्स्ड होती है। क्या होती है, मिली जुली, इसे हम लोग कहेंगे मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड मीन्स हम कहेंगे मिली जुली होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए पुष्प सज्जा की कितनी विधि होती है, हम लोग कहेंगे मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मेथड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट हम लोग कहेंगे 2 होती है। कितनी होती हैं विधियां, 2 विधि होती है, जिसे हम लोग जो है बोलते हैं फॉर्मल मेथड, फॉर्मल और दूसरा बोलते हैं इनफॉर्मल मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि औपचारिक हमारी परंपरागत होती है और जो अनौपचारिक हमारी होती है वो आधुनिक होती है। तो ये हम कहेंगे परंपरागत ये होती हैं और ये हमारी आधुनिक होती हैं। तो सबसे अच्छी आपको मालूम भी हो गया होगा कि सबसे अच्छी हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल फ्लावर अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम कहेंगे अधिकतम 4 फ्लावर्स का प्रयोग किया जाता है, 4 फूलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया पुष्प सज्जा की कितनी विधियां होती है, हम लोग कहेंगे 2 विधि होती है। आइए अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जापानी पुष्प सज्जा है। जापानी पुष्प सज्जा औपचारिक परंपरागत पूर्व विदेशी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है आपका। हम कहेंगे कि जापानी पुष्प सज्जा हमारी अनौपचारिक होती है। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, क्रैश कहेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सही प्रासन में लेंगे अनौपचारिक होती है। तो इस तरीके से जापानी पुष्प सज्जा जो सबसे फेमस है वर्ल्ड में, वो हमारी अनौपचारिक पुष्प सज्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं हम लोग। किस पुष्प सज्जा को व्यक्तित्व की अभिव्यंजना कहा जाता है। व्यक्ति के मीन्स व्यक्ति के मनों के अनुरूप पुष्प सज्जा हमारी की जाती है, तो वो पुष्प सज्जा हमारी क्या होती है, अनौपचारिक होती है, क्योंकि सिद्धांतिक नहीं होती। जैसा व्यक्ति चाहता है, जैसा उसका प्रोसेस होता है, जैसा फंक्शन है, उसी के अनुरूप क्या होती है, ये व्यवस्था की जाती है। मीन्स ये हमारी अनौपचारिक होती है। व्यक्ति के मनोभावों के अनुरूप यह पुष्प सज्जा की जाती है। जापान की इकेबाना में 3 टहनियों का संबंध है। हम कहेंगे कि 3 टहनियां कौन कौन सी होती हैं जापान की पुष्प सज्जा में। जापान की पुष्प सज्जा का नाम आपको मालूम है, इकेबाना है, कि 3 टहनियों के तहत हम लोग कहते हैं प्रथम टहनी हमारी शीन की होती है, सेकेंड हम कहते हैं शो की होती है, और तीसरी हमारी हाइकी की होती है। जो शीन टहनी होती है वो स्वर्ग को शो करती है। मीन्स लाइटली हम लोग कहेंगे कि ये हमारा, देखिए गुलदस्ते की बात है, ये हमारा प्रोसेस और ये प्रक्रियाएं हमारी आती हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्वर्ग का, ये स्वर्ग शो करेगा, स्वर्ग। और हम कहेंगे दूसरा हमारा, देखिए सीन, ये हमारा सीन की प्रक्रिया है, स्वर्ग। और दूसरा हम कहेंगे शो है, ये शो। और तीसरा हम कहेंगे हाइकी हमारी सबसे नीचे होती है, जो हम कहेंगे पृथ्वी को शो करती है। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में होता है। तो इस तरीके से 3 टहनियां हमारी यहाँ पर दी गई हैं, शीन, शो, हाइकी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टहनियों का एंगल दिया गया होगा जो 3 क्वेश्चनों के अनुरूप होगा। शीन, शो, हाई की टहनियां कितने एंगल पर लगी होती हैं। फूलदान में हम लोग कहेंगे 3 टहनियां शीन, शो, हाई की, स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी की जो टहनियां हैं उनका जो एंगल है, शीन हम कहेंगे 90 अंश पर होती है, शीन 90 की होती है, शो 45 की होती है, और हाई की 75 की होती है।
हम कहेंगे 50 का आंसर हमारा कितना आया, ए आर मीन्स 90, 45 और 75। इसके साथ ही आज का हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार, कल हम लोग फिर अपने इसी तरह 2 कंबाइंड टॉपिकों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।